नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अपना कास क्लासेज का पूरा परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, आज एक बार फिर हम शानदार करने का प्रयास इस हरियाणा जीके की इस वीडियो में करेंगे। तो जितने भी साथी नए हैं वो साथ के साथ में लाइक कमेंट करते रहें और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम फिर एक बार हरियाणा जीके के अंदर बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चलेंगे। दोस्तों, अब कौन कौन से प्रश्न है वो देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे बनाने आपने वो समझे ना। सभी साथी एक बार ज्यादा से ज्यादा जुड़े। लोकेश कुमार गुड मॉर्निंग। ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, या हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी? तो दोस्तों आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ये चीज आपको मालूम है, ये चीज आपको मालूम है, नहीं थी तो पड़ गई है। लेकिन अब इसी प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकालने वो देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनके सपनों का शहर पूछे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, तो दोस्तों फरीदाबाद बता देना। फरीदाबाद उनके सपनों का शहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सतवीर योगी राम राम गुरु जी। राम राम भाई। सतवीर योगी कह रहे हैं राम 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 राम। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर पूछे तो फरीदाबाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव दोस्तों कब रखी थी? 1956 में रखी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कितने एकड़ भूमि में फैली है? तो 400 एकड़ भूमि में फैली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जिसमें सबसे पहले कौन से विभाग की शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो आप बता देना, संस्कृत विभाग की। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बता देना दोस्तों 1959 में हुई थी। 1959 में मनोहर लाल खट्टर कौन से विश्वविद्यालय के छात्र हैं? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कहां से पढ़े लिखे हैं? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और संस्कृत विभाग की शुरुआत 1959 में हुई थी। आपने नाम तो सुना ही होगा, चंडीगढ़ के अंदर कपिल देव का जन्म हुआ। वो कपिल देव जिसका जन्म चंडीगढ़ में कब हुआ था? तो आप बता देना 1959 में ही हुआ था। चंडीगढ़ के अंदर कपिल देव का जन्म कब हुआ था? 1959 में, जिसकी बदौलत 1983 में वर्ल्ड कप जीत कर आए थे क्रिकेट। और क्रिकेट का खेल ग्राउंड पिच के नाम से जाना जाता है। कुसुम शर्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्रिकेट का जो खेल ग्राउंड है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? पिच के नाम से। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में, अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी के नाम से। विश्व का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा, ध्यान रखना। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में है। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश जिसकी दो राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश हरियाणा की कौन सी दिशा में लगता है? उत्तर पूर्वी दिशा में। उत्तर पूर्वी दिशा में लगता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के साथ में कितने जिले लगते हैं? 3, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर लगता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा भी कौन सी दिशा में होती है? उत्तर पूर्वी दिशा में। सबसे ज्यादा वर्षा होती है छछरौली में। सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? तो आप बता देना अंबाला में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहां है? ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय पूछे तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के अंदर है, गुरुग्राम में। दोस्तों गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है। जो भी पर्सन आपको पता हो तो लोकेश की तरह कमेंट करते रहें। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और वीडियो को साथ के साथ में शेयर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर्सन देखे क्या है। आदि बद्री का संबंध हरियाणा की किस पवित्र नदी से रहा है? आदि बद्री का संबंध यदि किस नदी से रहा है? तो आदि बद्री का संबंध भाई साहब कौन सी नदी से रहा है? तो दोस्तों आप बता देना सरस्वती नदी से। हरियाणा की सबसे पुरानी और पवित्र नदी जिसका नाम क्या है दोस्तों? सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी जो शिवालिक हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये सरस्वती नदी जो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री से प्रवेश करती है। आदि बद्री दोस्तों कहां पर है? यमुनानगर में है। और आदि बद्री के अंदर मेला भी किसका लगता है? तो आप बता देना सरस्वती नदी से संबंधित। सरस्वती नदी
हरियाणा के 5 जिलों से बहती है। सरस्वती नदी हरियाणा के 5 जिलों से बहती है। फतेहाबाद का टोहाना शहर सरस्वती नदी के ऊपर है। कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी, जो किसने लिखी थी? पाणिनि ने। जिसके नाम पर कौन सा शहर बसा है? पानीपत। जो कब बना था? 1 नवंबर 1989 के अंदर पानीपत बना था। 1 नवंबर 1989 के अंदर। तो सरस्वती नदी जिसके किनारे महर्षि वेदव्यास ने बैठकर महाभारत लिखी थी, जो हरियाणा की सबसे पुरानी और पवित्र नदी है। और महाभारत का यदि जिक्र किया जाए तो महाभारत का युद्ध आज से 900 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत का युद्ध आज से 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान का आरंभ किया था? प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी है उसने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी? तो आप बता देना दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो आपको मालूम ही है वैसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से की थी? आपको दिख नहीं रहा होगा। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी किसने? नरेंद्र मोदी ने। जिसके वर्तमान में भाई साहब ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक जिसका जन्म कब हुआ था? तो 3 सितंबर 1992 में साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। और 22 जनवरी 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। क्यों की गई? क्योंकि देश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो स्टेट था ना, वो हरियाणा था। और हरियाणा स्टेट की स्थिति को सुधारने के लिए, हरियाणा स्टेट की स्थिति को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सतवीर योगी 22 जनवरी 2015। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, खनिज संसाधनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये तो दोस्तों आप सभी को मालूम ही है। कोहिनूर समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? संपादक कौन है? ये क्वेश्चन एक अपने पास में कोहिनूर समाचार पत्र है। ये कोहिनूर समाचार पत्र किसने निकाला था? तो दोस्तों आप बता देना, कोहिनूर समाचार पत्र निकाला था बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। आपसे पूछे ना कोहिनूर समाचार पत्र किसने निकाला था, तो दोस्तों आप बता देना, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कोहिनूर समाचार पत्र निकाला था। और ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका संबंध कहां से रहा है, तो आप बता देना गुड़ियाणी से। और दोस्तों ये गुड़ियाणी फिलहाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रेवाड़ी के अंदर है। हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार रखने वाले पत्रकार कौन हुआ करते थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त हुआ करते थे। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी, और उर्दू में अखबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी और उर्दू में अखबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने निकाले थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका संबंध गुड़ियाणी से है। गुड़ियाणी जो वर्तमान में रेवाड़ी में पड़ता है। रेवाड़ी जो 1 नवंबर 1989 में राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर बसा था। रेवती जो बलराम की पत्नी थी। बलराम जो श्री कृष्ण का भाई था और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव में है। बंचारी गांव पलवल में है। कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं, कॉटन हब के नाम से सिरसा को जानते हैं। लेकिन कॉटन की पहली मील दोस्तों फतेहाबाद में लगी थी, फतेहाबाद में। और कॉटन की पहली मील फतेहाबाद में कब लगी थी? तो 1963 में कॉटन की पहली मील लगी थी। 100 घटा दें 1863। याद रखिएगा, राव तुलाराम की डेथ हुई थी 1863 में काबुल के अंदर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। लेकिन हरियाणा का वो पत्रकार जिसने मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया था, हरियाणा का वो पत्रकार जिसने मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया था, तो आप बता देना बाबू बाल मुकुंद गुप्त। मार्ले मिंटो सुधार का विरोध, मार्ले मिंटो सुधार का यदि विरोध किया जाए, देखा जाए तो मार्ले मिंटो सुधार का विरोध जो किया था ना भाई साहब, वो किसने किया था? तो आप बता देना बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। और मार्ले मिंटो सुधार एक्चुअल में आया ही कब था? 1909 में। याद रखें, जो अपने देवीला यहाँ से रेवाड़ी से जो सर सादीलाल हुआ करते थे ना, उसको सर की उपाधि मिली थी 1909 में। अंबाला के डीसी के बंगले के ऊपर बम रखा गया था 1909 में। और याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार का विरोध बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने किया था 1909 में। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने मार्ले मिंटो सुधार का विरोध कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? तो शिव शंभू के चिट्ठे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कुछ पत्र निकालते थे जिसमें विशेष रूप से हम शिव शंभू के चिट्ठों के नाम से जानते थे। शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया था। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही एकदम बेहतरीन। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में? ये प्रश्न आपको पता है, लेकिन इसी प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं वो देखें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है,
सुल्तानपुर पक्षी विहार कौन से जिले के अंदर है? तो दोस्तों आप बता देना, सुल्तानपुर पक्षी विहार है ना, वो गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में। काफी के कमेंट आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सतवीर योगी 4 जिले बने थे सर 1 नवंबर 1989 में, बहुत बढ़िया। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो कहाँ है, तो आप बता देना गुरुग्राम में। एक्चुअल में दोस्तों पहले सुल्तानपुर झील हुआ करती थी, और सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में की गई थी। और सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। अगले साल भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, अगले साल भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, अगले साल भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, अबे राव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सलीम अली के नाम पर, डॉक्टर सलीम अली के नाम पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को जलीय जीव क्षेत्र बना दिया। सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य या जलीय जीव क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1972 में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम क्या रखा गया? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। एक बार ये क्वेश्चन एचएसएससी के अंदर पूछा गया कि सुल्तानपुर को जलीय जीव क्षेत्र या जलीय जीव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1972 में। मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को भाई शेयर करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को शेयर करें। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर करें। और आप भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका दिल करे, जो चंद्रहास के नाम से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, चंद्रहास के नाम से, ठीक है ना। किसी भी कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो उसके साथ में जुड़ सकते हैं। सारे साथी साथ के साथ में शेयर करें। ये जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है, इसको जलीय जीव क्षेत्र कब घोषित किया गया था? 1972 में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना था? तो आप बता देना दोस्तों, 1991 में बना था। लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार पूछा जाता है कि भारत में हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क, हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क कहां है? सुल्तानपुर पक्षी विहार में। राज्य का एकमात्र वॉच टावर कहां है? सुल्तानपुर पक्षी विहार में। अरे सुल्तानपुर पक्षी विहार किसके लिए फेमस है? तो आप बता देना, शीतकालीन पक्षियों के लिए फेमस है। विशेष रूप से ये सुल्तानपुर पक्षी विहार साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, साइबेरियन सारस के लिए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना कि सुल्तानपुर पक्षी विहार जो गुरुग्राम के अंदर है, इसे रामसर साइट में भी जोड़ा गया है। सुल्तानपुर पक्षी विहार है, इसे रामसर साइट, रामसर साइट, ये क्वेश्चन भाई साहब नया है, ध्यान रखिएगा। इसे रामसर साइट में भी जोड़ा गया। एक्चुअल में रामसर साइट क्या होती है? वो आदर भूमि जिसका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, वो आदर भूमि जिसका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, उन्हीं को हम रामसर साइट में जोड़ते हैं। वो आदर भूमि जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, वो आदर भूमि जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, उन्हें ही रामसर साइट में जोड़ा जाता है। वो आदर भूमि जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, उन्हें किस में जोड़ा जाता है? तो रामसर साइट में उन्हें जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और रामसर साइट में हरियाणा के 2 शहर 2021 में जोड़े गए थे, जिसमें एक तो भिंडावास नाम आता है और एक नाम आता अपना सुल्तानपुर। और ये घटना कब की है? तो 2021 की घटना है, लगभग जुलाई की घटना है, जून जुलाई 2021 में भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसको, और भाई साहब सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है या नेशनल पार्क है, उसको रामसर साइट में जोड़ा गया था। रामसर साइट फिर से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वो अंतरराष्ट्रीय आदर भूमि जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, वो आदर भूमि जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, उन्हें रामसर साइट में जोड़ा जाता है। और हरियाणा का सबसे बड़ा यदि जिक्र करें कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो मतलब मानव निर्मित रामसर साइट है वो कौन सा है? तो आप बता देना, ये भिंडावास है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील भी कौन सी है? तो दोस्तों आप बता देना, हरियाणा की सबसे सुंदर झील जिसका नाम भी भिंडावास है। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो विशेष रूप से पक्षियों के लिए फेमस है, जो कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना, झज्जर के अंदर पड़ता है, झज्जर में। झज्जर के अंदर भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये झज्जर में पड़ता है। और याद रखिएगा, जो फेमस है पक्षियों के लिए फेमस है दोस्तों, पक्षियों के लिए। नेक्स्ट पर्सन देखें, बहुत ही बढ़िया। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बता देना, जींद के अंदर पड़ता है। और नेक्स्ट पर्सन देखो, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, उसका नाम संतोष यादव है।
महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया उसका नाम संतोष यादव है। काफी के आंसर आए हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। लेकिन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली संतोष यादव जिसका जन्म कब हुआ था? 1969 के अंदर हुआ था। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली संतोष यादव जिसका जन्म 1969 के अंदर हुआ था। और याद रखिएगा कपिल देव का जन्म इससे 10 साल पहले हुआ था, 1959, मतलब कपिल देव से 10 साल छोटी है संतोष यादव। संतोष यादव जिसका संबंध रेवाड़ी के गांव जोनियावास से है। और ये जो संतोष यादव है इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया भाई साहब, एक बार तो 10 मई 1992 में और एक बार 10 मई 1993 में। लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला, लगातार माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली भारत की पहली महिला संतोष यादव, जिसने एक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया 10 मई 1992 में, दूसरी बार 10 मई 1993 में। आपने पता होगा कि पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन, और उस यादवेंद्र गार्डन के अंदर जो मेला लगता है वो जिसकी शुरुआत कब हुई थी आमों के मेले की, तो 1992 के अंदर ही हुई थी। बहुत बढ़िया, काफी के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही कमेंट करते रहें। जितना लिखोगे उतना चमकोगे, जितना लिखोगे उतना चमकोगे। थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी रहा है? ये भी क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन इसी पर्सन से और पर्सन बनाने हैं। थानेसर नामक जो नगर है, थानेसर नामक नगर है, वो कौन से राजा की राजधानी रहा है? तो दोस्तों आप बता देना, हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। हर्षवर्धन जिसका जन्म कब हुआ था? तो आप बता देना दोस्तों 590 में। हर्षवर्धन राजा बना था 606 में। और ये जो हर्षवर्धन है ना, ये हर्षवर्धन कब तक राजा रहा था? 647 तक राजा रहा था। जसवीर कोत कला की धरती से प्रणाम, सुबह सुबह का प्रणाम सर जी, प्रणाम भाई, बहुत बढ़िया, काफी के कमेंट, बहुत बढ़िया। नेहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, काफी के कमेंट है। हर्षवर्धन थानेसर नामक नगर कौन से राज्य की राजधानी रहा है? तो आप बता देना दोस्तों, हर्षवर्धन जिसका जन्म 590 में हुआ, जो राजा 606 में बना, जो राजा 647 तक रहा। हर्षवर्धन कितने साल तक राजा रहा था? तो 41 साल तक राजा रहा था। हर्षवर्धन जिसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी। लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन भी प्रसिद्ध लेखक था, लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन भी प्रसिद्ध लेखक था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है? तो दोस्तों आप बता देना, हर्षवर्धन की रचना है। और हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। कुरुक्षेत्र के कौन से मंदिर का वर्णन हर्षचरित्र पुस्तक में मिलता है? तो कुरुक्षेत्र का एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर है। कुरुक्षेत्र का एक मंदिर जिसका नाम विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर है, उस विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? हर्षचरित्र में। जो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। जो किसके दरबार में था? हर्षवर्धन, जिसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज का है यूपी में, और कन्नौज में गंगा के अंदर रामगंगा नदी आकर मिलती है। गंगा प्लस रामगंगा का संगम का है कन्नौज में। और प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, उसके बीचों बीच बहने वाली नदी का नाम रामगंगा है, जिसके किनारे उत्तर प्रदेश का रायबरेली शहर पड़ता है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो गोमती नदी के ऊपर है, गोमती जो गंगा की सहायक है, और गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और हरियाणा के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री लाइन उत्तराखंड बनाता है, सिर्फ 11 किलोमीटर। और उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा हरियाणा के साथ में लगता है? तो दोस्तों आप बता देना, देहरादून ही लगता है। कौन सा हिस्सा लगता है? देहरादून लगता है, 11 किलोमीटर हरियाणा के साथ में। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी, और हर्षवर्धन जिसकी दूसरी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, कन्नौज। आज वो कन्नौज भाई साहब कहाँ है? यूपी के अंदर पड़ता है। बहुत बढ़िया, साथ के साथ में शेयर करते रहें दोस्तों, साथ के साथ में शेयर करते रहें। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हो गई थी? अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हो गई थी? तो इससे आसान प्रश्न हरियाणा जीके में नहीं है। आपसे पूछे कि भाई साहब कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा, कल्पना चावला की मृत्यु कब हो गई थी? तो दोस्तों आप बता देना, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1, 2, 3। 1, 2, 3। अबे राव बहुत बढ़िया, लोकेश बहुत बढ़िया, कुसुम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर आने चाहिए। 1, 2, 3 मतलब 1 फरवरी 2003 में अंतरिक्ष अभियान में डेथ हो गई थी। सतवीर योगी का भी कमेंट है
कि कल्पना चावला की मृत्यु, ये कल्पना चावला जिसका जन्म कब हुआ था, तो आप बता देना दोस्तों 1961 में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। महेश कुमार गुड मॉर्निंग। कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में खुला था दोस्तों 1961 में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 1961 में। और विश्व का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था जिसका नाम यूरी गागरिन था, जो कब गया था 1961 में। कल्पना चावला जिसका जन्म हुआ 1961 में, पहली बार अंतरिक्ष में गई थी 1996 में। पहली बार अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला 1996 में। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो 1996 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में गई 1996 में। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि रोहतक से निकला 1996 में। चरखी दादरी विमान दुर्घटना हुई 1996 में। चौधरी देवीलाल ने लोकदल पार्टी का गठन किया 1996 में। हरियाणा में शराबबंदी बना 1996 में। और याद रखें, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई हुआ था 1996 के अंदर। तो दोस्तों ये सभी पर्सन आपको याद होने चाहिए। कल्पना चावला जिसकी मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003। कल्पना चावला के नाम से तारामंडल कहां है? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला का संबंध कौन से जिले से रहा है? करनाल से रहा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर्सन हरियाणा, ये तो चलो आपको आता है, बहुत बढ़िया बात है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? ये गुरुद्वारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है। वैसे तो ये मांझी साहिब विशेष रूप से 3 जगह के ऊपर है। कोई कोई आपको पढ़ाता होगा कि गुरुद्वारा 5 जगह के ऊपर है, लेकिन मांझी साहिब गुरुद्वारे का यदि जिक्र करें ना दोस्तों, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ऑप्शन में एक ही आता है। और ऑप्शन में अधिकतर बार आज तक अंबाला आया है। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, रोहतक में है और कैथल में है। लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो आपने ऑप्शन तो भाई साहब अंबाला भी मानना है। तो प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और आप जितने भी साथी हैं इस वीडियो को शेयर करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, लगातार आप मेरे साथ में जुड़े रहें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, और शेयर करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, और शेयर करके जरूर जाना। ठीक है, धन्यवाद।